जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को खूब एंजॉय कर रहे होंगे। ठीक है, तो आपका बहुत बहुत स्वागत है अपने प्यारे यूट्यूब चैनल यूपी बोर्ड विद अमित सर में। ठीक है, आप लोगों की क्लास 11th के मैथ विषय को मैं लेकर आया हूं। इस वीडियो में आज हम क्लास 11th के समुच्चय चैप्टर के बारे में जानेंगे। ठीक है, समुच्चय चैप्टर को अच्छे से बेहतरीन तरीके से कवर करेंगे। तो आज हम लेके आए हैं एनसीईआरटी कवर करेंगे। कौन सा चैप्टर है भैया? पहला हमारा समुच्चय है। ठीक है, समुच्चय में हम क्या क्या पढ़ेंगे वो चीज़ समझ लो। समुच्चय में हम सबसे पहले पढ़ेंगे बेटा समुच्चय की परिभाषा एवं उसका निरूपण। दूसरा हम उसी टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे समुच्चय के प्रकार। फिर हम पढ़ेंगे उप समुच्चय, फिर हम पढ़ेंगे घात समुच्चय, फिर हम देखेंगे समुच्चयों का वेन आरेख, फिर हम देखेंगे समुच्चयों का पूरक, फिर हम देखेंगे समुच्चयों पर संक्रियाएं और हम अपना समुच्चय खत्म करते हुए आगे बढ़ चलेंगे। ठीक है, ये समुच्चय चैप्टर बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। किसके परिप्रेक्ष्य से? एनडीए के परिप्रेक्ष्य से। ठीक है, आप इस चैप्टर को छोड़ नहीं सकते हैं। अगर आप इस चैप्टर को छोड़ते हैं तो क्लास 12th में आपको भारी दिक्कतों का सामना करेगा, क्योंकि क्लास 12th में पहला ही चैप्टर है फंक्शन यानी फलन। वहाँ पे इन सभी चीज़ों की बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ेगी बेटा। तो इस वीडियो के एकदम बेहतरीन तरीके से आराम से देखिएगा और उसका प्रॉपर एक एक चीज़ का नोट्स बना लीजिएगा। ठीक है, मैं इसमें आपको एकदम बेसिक से बेसिक चीज़ बताऊंगा कि साइन का क्या मतलब होता है वो तक सिखाऊंगा आपको। ठीक है, मैंने बोला था जिसको गणित में केवल गिनती पहाड़ा आता है वो मैथ सीख सकता है, उसके अंदर सीखने की क्षमता है। ठीक है, अब देखो आज हम सीखेंगे बेटा समुच्चय। समुच्चय की सबसे पहले देख लेते हैं समुच्चय की खोज किसने किया था। तो जॉर्ज कंटूर ने इसकी खोज किया था। ठीक है, समुच्चय की परिभाषा हम देखते हैं बेटा। ठीक है, समुच्चय की परिभाषा क्या देखते हैं? समुच्चय की परिभाषा। समुच्चय की परिभाषा क्या है बेटा? तो समुच्चय की परिभाषा को हम कहते हैं वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसका मतलब वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह। वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह क्या कहलाता है बेटा? समुच्चय कहलाता है। वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह क्या कहलाता है? समुच्चय कहलाता है। ठीक है, यानी वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन जो होता है वही क्या कहलाता है? समुच्चय कहलाता है। यानी ऐसा समझो कि अगर हम किसी पर्सन से यानी किसी व्यक्ति से कोई क्वेश्चन पूछे, अगर उस व्यक्ति ने उसका जवाब, दूसरे व्यक्ति ने उसी का जवाब सेम दे दिया, यानी ऐसा समूह जो पूरे ब्रह्मांड के लिए समान हो, उसी समूह को हम क्या कहते हैं? समुच्चय कहते हैं। क्या कहते हैं? समुच्चय कहते हैं। जैसे अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समूह। ठीक है, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समूह, यह क्या कहलाएगा बेटा? समुच्चय कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा? समुच्चय कहलाएगा। अब मेरी बात समझिएगा, अगर मैं ये कहूं कि भैया भारत के 5 बेहतरीन खिलाड़ियों के नाम बताइए, भारत के 5 बेहतरीन खिलाड़ियों का नाम बताइए, क्या ये समुच्चय है? तो भैया ये समुच्चय नहीं है। भारत के 5 बेहतरीन यानी बेस्ट मतलब अच्छे, तो बेहतरीन खिलाड़ियों के नाम, खिलाड़ियों के नाम, क्या ये समुच्चय है बेटा? बिल्कुल ये समुच्चय नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे नज़र से कोई और खिलाड़ी अच्छा हो सकता है, दूसरे के नज़रिए से कोई और अच्छा खिलाड़ी, किसी की नज़र में सचिन तेंदुलकर अच्छा होगा, किसी के नज़र में युवराज अच्छा होगा, किसी के नज़र में नीरज चोपड़ा अच्छा होगा। ठीक है, तो ये सारे नज़रिए अलग अलग परिपेक्ष हो जाएंगे। तो ये क्या है? वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह नहीं है, इसलिए ये क्या है बेटा? समुच्चय नहीं है, यानी समुच्चय का संग्रह नहीं है। ठीक है, अब देखो समुच्चय ये हो गया समुच्चय की परिभाषा। ठीक है, समुच्चय की परिभाषा क्या मैंने बताया बेटा? वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह क्या कहलाता है? समुच्चय कहलाता है। और समुच्चय में दूसरी बात क्या ध्यान रखने योग्य है? जो हम बताएंगे वही दूसरा बताएगा, यानी हम कोई ऐसा कथन जो सारे यूनिवर्स के लिए समान हो, यानी सारे ब्रह्मांड के लिए वो समान हो। ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा बेटा? समुच्चय कहलाएगा। ठीक है, अब हम समझते हैं समुच्चय की परिभाषा तो समझ गए, अब हम इसका निरूपण देखते हैं बेटा। क्या देखते हैं? निरूपण, समुच्चय का निरूपण देखते हैं।
अब देखो, अब हम बात करेंगे बेटा समुच्चय का निरूपण। क्या बात करेंगे? समुच्चय का निरूपण। क्या बात करेंगे बेटा? समुच्चय का निरूपण। अब इसमें कैसे क्या करेंगे बेटा? अब देखो ना, बात को समझना एकदम गहराई से, यहीं पे है। अब देखो, समुच्चय को सबसे पहले समुच्चय को डिनोट किससे करेंगे, यानी निरूपित करेंगे। तो इसको हमेशा समुच्चय का निरूपण अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटर से लिखेंगे। कैपिटल लेटर से लिखेंगे, ठीक है? अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटर से लिखेंगे। एकदम बेसिक सी बात कर रहा हूँ बेटा, मैं समझ में आई बात? समुच्चय को अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटर से प्रदर्शित करते हैं। समुच्चय को अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटर से प्रदर्शित करते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है बेटा? दूसरा पॉइंट ये है कि जो समुच्चय का निरूपण तो हमने कर दिया भाई। समुच्चय को कैसे प्रदर्शित करेंगे? कैपिटल लेटर से। अब उसको लिखेंगे कैसे? तो समुच्चय को हमेशा मझला कोष्ठक के अंदर लिखेंगे। समुच्चय को हमेशा मझले कोष्ठक के अंदर लिखेंगे। ध्यान रखना मेरी बात, समुच्चय को कहाँ लिखेंगे? मझले कोष्ठक के अंदर लिखेंगे, ठीक है? बहुत बढ़िया। अब तीसरा पॉइंट, समुच्चय के अंदर। अब समुच्चय के जो अंदर स्थित होगा, समुच्चय के जो अंदर स्थित होगा उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे बेटा अवयव। क्या कहेंगे? इन सभी को हमने क्या नाम दे दिया? अवयव। क्या नाम दे दिया बेटा? अवयव। क्या नाम दे दिया? अवयव। अंग्रेजी में कहेंगे बेटा एलिमेंट्स। क्या कहेंगे? एलिमेंट्स, ठीक है? अंग्रेजी में कहेंगे एलिमेंट्स। अब देखना, समुच्चय को निरूपित करने के लिए पहले अंग्रेजी वर्णमाला कैपिटल लेटर से, फिर उसको हमने निरूपण किया मझला कोष्ठक से, और समुच्चय के अंदर जो लिखे जाएंगे उनको हम अंग्रेजी वर्णमाला के स्मॉल लेटर से लिखेंगे, या उसके अंदर उपस्थित तत्वों को हम क्या कहते हैं? अवयव कहते हैं। क्या कहते हैं? अवयव कहते हैं। और सबको कैसे लिखेंगे बेटा? कॉमा लगा करके। कैसे लिखेंगे? कॉमा लगाकर। अभी घबराना नहीं, एग्जाम्पल से समझाऊंगा, बहुत बेहतरीन समझ में आएगा, ठीक है? अब देखो, ये हो गया हमारा समुच्चय का निरूपण, ठीक है? और क्या क्या बात समझने योग्य है बेटा, ठीक है? और क्या क्या समझ सकते हैं? और हम ये समझ सकते हैं इसके अंदर अवयव के ये, ठीक है? अब हम समझते हैं एक एग्जाम्पल से, कैसे, ठीक है? अब हम लिखते हैं प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। क्या बेटा? प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। अब प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय कैसे निरूपण करेंगे भैया? पहले मझला कोष्ठक बनाएंगे, ठीक है? ये लो बन गया। अब मझला कोष्ठक बाद बेटा हम इसको प्राकृतिक संख्या को निरूपित किससे करते हैं? n से। तो n बराबर, ठीक है? अगर हम n ले लें, ठीक है? n ले लेते हैं, ठीक है? अब यहाँ पे प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय क्या होगा बेटा? 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। कहाँ तक? अनंत तक। कहाँ तक? अनंत तक, ठीक है? दूसरा एग्जाम्पल लेके समझ लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं भैया, ठीक है? यही वाला ले लेते हैं, ठीक है? दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय। स्वरों का समुच्चय। अब इसमें क्या होगा बेटा? अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय। अब देखना, मान लेते हैं कोई एक समुच्चय था ए, ठीक है? वो ए समुच्चय को हम किस में लिखेंगे? मझले कोष्ठक के अंदर लिखेंगे, ठीक है? अब उसमें अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय। अब इसमें स्वर लिखो, ए ई आई ओ यू। ये हो गया तुम्हारा अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय। देख रहे हो बेटा कैसे निरूपण कर रहा है? इसके अंदर उपस्थित तत्वों को क्या कह रहे हैं? अवयव। इसको मझले कोष्ठक के अंदर लिखते हैं, कामा लगाकर लिखते हैं, और इसको अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटर से प्रदर्शित करते हैं। इसको कहते हैं हम क्या? समुच्चय का निरूपण। समझ में आ गई बात? एकदम बेहतरीन तरीके से सर समझ में आ गया, ठीक है? अब हम बेटा आगे चलते हैं। समुच्चय का निरूपण आप समझ गए, ठीक है? अब छोटे छोटे सिंबल्स हैं, उनको समझ लेते हैं। चलो समझ लेते हैं भाई, उनको भी समझ लेते हैं। इतना आप समझा दिए तो उसको भी समझ लेंगे। ठीक है? आप लोग बढ़िया से नोट्स बनाते हुए चलेंगे बेटा, ठीक है?
आराम से नोट्स बनाते हुए चलेंगे, ठीक है। और इन सब का मैं हैंड रिटन नोट्स आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे 1-2 दिन में डलवा दूंगा, ठीक है। उसकी पूरी PDF रहेगी आपके पास, ठीक है, उसकी पूरी PDF आपके पास रहेगी, तो ध्यान रखिएगा। अब देखो कुछ सिंबल्स का यूज होता है बेटा, उनको समझ लो। जैसे एक सिंबल्स का ये यूज हो जाता है, तो इसको हम क्या कहते हैं बेटा, सच दैट कहते हैं अंग्रेजी में। क्या कहते हैं? सच दैट, अंग्रेजी में कहते हैं सच दैट। हिंदी में इसी को कहते हैं बेटा इस प्रकार है कि, इस प्रकार है कि। जैसे एक्स सच दैट वाई या एक्स सच दैट एक्स, यानी एक्स समुच्चय इस प्रकार है कि, ये बात समझो, ठीक है। एक्स समुच्चय इस प्रकार है कि, इस सच दैट का मतलब ये होता है। इंग्लिश में होता है सच दैट, इंग्लिश में कहते हैं इस प्रकार है कि, ठीक है, एकदम देखो अब दूसरा साइन यूज होता है बेटा ये, इसको हम कहते हैं बिलोंग्स टू। क्या कहते हैं? बिलोंग्स टू, बिलोंग्स टू, ठीक है, यानी संबंध। क्या बताता है ये? संबंध। जैसे ए बिलोंग्स टू बी, ठीक है, ए बिलोंग्स टू बी, यानी ए बी से संबंधित है, ए बी से संबंधित है, ठीक है। तो ये होते हैं छोटे छोटे साइन का यूज होता है बेटा, उनको समझ लिया हमने। अब हम चलते हैं बेटा समुच्चय की आगे, समुच्चय के आगे चलते हैं। अब देखो कुछ चीज़ों का यूज होगा बेटा, उनको एकदम कायदे से समझते चलो, ठीक है। कुछ सिंबल्स का यूज होगा, उनको एकदम ध्यान में रखते हुए चलेंगे, ठीक है। जैसे हमसे कहा जाए प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। अब देखो प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय बेटा कैसे डिनोट करेंगे, इसको हमेशा कैपिटल N से डिनोट करते हैं। अब इसको लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 डैश 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 अनंत तक, ठीक है। दूसरा बेटा क्या होता है? पूर्ण संख्याओं का समुच्चय, पूर्ण संख्याओं का समुच्चय, ठीक है बेटा। अब पूर्ण संख्याओं का समुच्चय बेटा किससे डिनोट करेंगे? कैपिटल W से। अब इसको हम लिखेंगे, प्राकृतिक संख्याओं में 0 को शामिल कर दिया जाता है, तो वही संख्या क्या बन जाती है बेटा? पूर्ण संख्या बन जाती है, यानी 0 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन, अनंत तक, ठीक है। उसके बाद आता है बेटा पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय, पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय, पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय। इसमें क्या होता है बेटा, सबसे पहले इसको डिनोट किससे करते हैं? इसको डिनोट करते हैं बेटा I से या Z से, I से या Z से, ठीक है। इसको हम कैसे लिखेंगे बेटा? इसमें वो प्लस में भी होता है और इसमें माइनस में भी होता है, यानी ये ऐसे जाएगा -4 -3 -2 -1 एंड 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन इनफाइनाइट तक, यानी माइनस में भी अनंत तक जाएगा, उधर भी अनंत तक जाएगा। इसको हम कहते हैं पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय, ठीक है, पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय, ठीक है बेटा। अब आगे समझते हैं, आगे फिर देखते हैं। एकदम बेसिक से बेटा बता रहा हूँ, एकदम बेसिक से, एकदम हल्के में लीजिएगा, ठीक है, आराम से पढ़िएगा और नोट्स बनाते हुए चलिएगा, एकदम मज़ा आ जाएगी आपको, ठीक है। ना भी बनाने का मन हो तो मैं टेलीग्राम में अपना डाल दूंगा, वहाँ से आप अच्छे से देख देख के बना लीजिए। अभी आप वीडियो पे फोकस रहिए, ठीक है। हमारा पूर्णांक तक हो गया। फिर उसके बाद आता है बेटा परिमेय संख्याओं का समुच्चय। क्या बेटा? परिमेय संख्याओं का समुच्चय, परिमेय संख्याओं का समुच्चय। अब इसको बेटा किससे डिनोट करते हैं? इसको डिनोट करते हैं Q से। किससे डिनोट करते हैं? Q से, ठीक है। अब Q बराबर हो जाएगा बेटा, ठीक है। अब इसमें परिमेय संख्या कैसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, ठीक है। तो इसमें आ जाएगा 1/2, ठीक है। मतलब कहने का मतलब
जितनी भी पूर्ण संख्या हो, चाहे पूर्णांक संख्या हो, चाहे प्राकृतिक संख्या हो, वो सभी क्या होती हैं, परिमेय संख्या होती हैं, वो सभी क्या होती हैं, परिमेय संख्या होती हैं। तो इसमें भी लिख देंगे -3 सॉरी डैश डैश डैश, इधर भी, ठीक है, 0 को भी ले लेंगे और इधर प्लस में कोई भी संख्या ले लेंगे, इधर भी अनंत तक, इधर भी अनंत तक, जो भी संख्या होगी उसको भी ले लेंगे, ठीक है। यानी आप जिस भी संख्या का नाम लेंगे वो परिमेय संख्या होगी, लेकिन जिसको परिमेय संख्या के रूप में नहीं लिखा जा सकता उसको हम कहते हैं बेटा अपरिमेय संख्या। क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या, ठीक है। तो हम लिख देंगे यहाँ पे अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय, अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय। इसको किससे डिनोट करते हैं बेटा, इसको डिनोट करते हैं, हालांकि इसके लिए कोई स्पेशली नहीं, लेकिन हम इसको कैपिटल टी से डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। यानी वह कलेक्शन का डाटा जो अपरिमेय संख्याओं, परिमेय संख्याओं के रूप में नहीं लिखा जा सकता, उसे हम क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, तो इसमें भी अनंत होगा, जैसे √2, √3, √5, ठीक है, पाई हो गया एंड सो ऑन, कहाँ तक, अनंत तक, कहाँ तक, अनंत तक, ठीक है। तो ये हो गया बेटा हमारा अपरिमेय संख्याओं का निरूपण। क्या हो गया बेटा, अपरिमेय संख्याओं का निरूपण हो गया। क्या हो गया, अपरिमेय संख्याओं का निरूपण हो गया, ठीक है। अब देखना बेटा, इसमें हम क्या बात कर रहे हैं, अपरिमेय संख्याओं का निरूपण हो गया, ठीक है। अब इसी में अभी एक चीज़ और समझ सकते हैं, धनात्मक परिमेय संख्याओं का निरूपण समझ सकते हैं, या कह सकते हैं कि धनात्मक परिमेय संख्याओं का कह सकते हैं, ठीक है। और धनात्मक परिमेय संख्याओं को Q+ से लिख देंगे, ठीक है। अब इसमें वास्तविक परिमेय संख्याओं का समुच्चय भी हो सकता है। वास्तविक परिमेय संख्याओं के समुच्चय को किससे डिनोट करते हैं, वास्तविक परिमेय संख्याओं का समुच्चय, इसको कहते हैं वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। इसको डिनोट किससे करते हैं बेटा, R से। किससे डिनोट करते हैं, R से। अब इसमें देखो, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समूह को ही क्या कहते हैं बेटा, वास्तविक संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं, ठीक है। अब ये हो गया बेटा हमारा, ठीक है। अब हम चलते हैं परिमेय संख्याओं को निरूपित किस किस प्रकार से किया जा सकता है, अभी और इसके मेथड में चलते हैं, यानी इसके विधियों के बारे में। किसके बारे में, विधियों के बारे में, ठीक। तेरी अखियों का वार जैसे, तो अब हम कहाँ चलेंगे बेटा, इसकी विधियों के बारे में, यानी समुच्चय की परिभाषा, उसके निरूपण की विधियों के बारे में। तो पहला है बेटा इसका रोस्टर रूप, रोस्टर रूप, ठीक है, रोस्टर रूप, ठीक है। अब रोस्टर रूप में क्या होता है बेटा, रोस्टर रूप में क्या होता है, इसको हम समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। इसी को अंग्रेजी में हम कहते हैं बेटा टैबुलर फॉर्म। क्या कहते हैं, टैबुलर फॉर्म भी कह देते हैं, ठीक है, रोस्टर रूप। अब मेरी बात समझना, एकदम सिंपल है, रोस्टर रूप एकदम सिंपल है। इसको क्या करना होता है, सिर्फ और सिर्फ लिखना होता है, किसमें, मझले कोष्ठक के अंदर। अगर हम किसी भी समुच्चय को ऐसे नाम दे के, यानी मान लेते हैं कोई एक समुच्चय ए है जो लिखा हुआ है 2, 4, 6, या हाँ लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी लिख सकते हो, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, मान लो ये लिख दिया, ठीक है, इतना ही लिख दिया तो रोस्टर रूप में लिखने में सिर्फ इतना ही लिखा जा सकता है। रोस्टर रूप में हम क्या लिख सकते हैं, केवल इतना ही लिख सकते हैं। या हम ये कहें कि अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समूह, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समूह, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समूह। अब देखो, अंग्रेजी वर्णमाला स्वरों को मान लेते हैं कोई एक सेट ए है, ठीक है। अब उसको हमको लिखना है रोस्टर रूप में, तो हम यहाँ लिख देंगे ए ई आई ओ यू,
इसको हम क्या लिख देंगे, रोस्टर रूप में लिख देंगे बेटा। किस में लिख देंगे, रोस्टर रूप में लिख देंगे, ठीक है। अब रोस्टर रूप के बाद बेटा आता है, यहीं पे समझ लो, ठीक है, रोस्टर रूप के बाद आता है बेटा, रोस्टर रूप के बाद आता है सारणीबद्ध समुच्चय निर्माण विधि। क्या आता है बेटा, समुच्चय निर्माण विधि। क्या बताना है हमको, समुच्चय निर्माण विधि, ठीक है, समुच्चय निर्माण विधि। इसमें क्या होगा बेटा, इसमें कोई भी चीज़ को हिंदी में लिखा होगा और उसको तुम्हें इस प्रकार मतलब इस प्रकार लिखा होगा, उसको तुम्हें हिंदी में लिखना पड़ेगा। यानी रोस्टर रूप में लिखा होगा, उसको तुम्हें समुच्चय निर्माण विधि में लिखना पड़ेगा। जैसे मान लेते हैं कि एक समुच्चय है, ठीक है, अब उस वहाँ पे लिख देंगे x सच दैट x, ठीक है, जहाँ x belongs to n, x belongs to n, यानी x such that x जहाँ x belongs to n and यानी x क्या है, एक प्राकृतिक संख्या है, लेकिन x क्या है, लेस देन इक्वल टू 5, x लेस देन इक्वल टू 5 है, x लेस देन इक्वल टू 5 है। या हम ये भी लिख सकते हैं इसको, ये x सच दैट x जहाँ x बिलोंग्स टू कैपिटल N एंड x लेस देन 6, x लेस देन 6, ये भी लिख सकते हैं। तो इसी को हमने किस में लिख दिया, समुच्चय निर्माण विधि में लिख दिया। किस में लिख दिया, समुच्चय निर्माण विधि में लिख दिया। कुछ नहीं करना होता है, इसी को हम थोड़ा सा इसमें लिख देते हैं। अब देखो भैया, यहाँ पे एक साइन यूज हुआ, एक इसका और एक इसका। इसको हम कहते हैं ग्रेटर देन, यानी जिधर को मुंह खुला होगा वो संख्या क्या होगी, बड़ी, और जिधर को बंद होगा वो संख्या क्या होगी, छोटी, वो संख्या क्या होगी, छोटी। इधर का मुंह खुला है, बंद है, तो ये क्या हो जाएगी, छोटी, और इधर को खुला है तो ये हो जाएगी बड़ी, ठीक है। इसको हम कहते हैं लेस देन। क्या कहते हैं बेटा, लेस देन। इसको क्या कहते हैं, ग्रेटर देन, ठीक है। और इसका यूज क्या होता है बेटा, इसको कहते हैं लेस देन इक्वल टू, और इसको हम कहते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू, ठीक है। इतनी सी बात हो गई। अब जैसे इसको हमको लिखना है, तो हम यहाँ लिखेंगे बेटा, क्या लिखेंगे, x सच दैट x जहाँ, यानी वेयर x अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समूह है। x अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर है, अंग्रेजी वर्णमाला का क्या है, स्वर है, ठीक है। ये हो गया बेटा तुम्हारा रोस्टर और समुच्चय निर्माण विधि। क्या हो गया, रोस्टर और समुच्चय निर्माण विधि, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं बेटा समुच्चय के प्रकार में। कहाँ चलते हैं, समुच्चय के प्रकार में, ठीक है। कहाँ चलते हैं, समुच्चय के प्रकार में, ठीक है। कहाँ चलते हैं, समुच्चय के प्रकार में। तो अब देखो बेटा, पहली एक्सरसाइज में तो समुच्चय प्रकार की ज़रूरत है नहीं, लेकिन हम थोड़ा सा इसके बारे में चर्चा कर ही लेते हैं ताकि इकट्ठा हमारा काम हो जाए, ठीक है। अब देखो बेटा, आ जाते हैं समुच्चय के प्रकार में। किस में आ जाते हैं, समुच्चय के प्रकार। समुच्चय के प्रकार। अब देखो बेटा, समुच्चय के प्रकार में पहला समुच्चय है रिक्त समुच्चय। क्या है बेटा, रिक्त समुच्चय। इसको हम कहते हैं बेटा नल सेट।
नल सेट या वायर्ड सेट, VOID वायर्ड सेट, ठीक है। जैसे घर में पड़े लोगों को क्या कहते हैं, ये देखो नल्ला पड़ा हुआ है, खाली, गली मोहल्ले में कहते हैं ना नल्ले, तो खाली पड़े होते हैं उनको क्या कहते हैं, नल्ले, ठीक है। बेरोजगार लड़कों को क्या कहते हैं, नल्ला, ठीक। तो मतलब जोक सपाट, ठीक है, ज़्यादा दिल पे नहीं लेना, नहीं घाव हो जाएगा, ठीक है। तो रिक्त समुच्चय क्या कहते हैं बेटा, नल सेट, नल सेट। अब देखना इसकी परिभाषा क्या होगी भैया, रिक्त समुच्चय ऐसा समुच्चय जिसमें कोई अवयव उपस्थित ना हो, यानी ऐसा समुच्चय का संग्रह जिसमें कोई अवयव ही ना। सर ये कौन सा सेट हो गया, अरे भैया हो गया, कोई लिस्ट ही नहीं है इसका, तो हम मान लेते हैं कोई एक सेट ए है, ठीक है, जिस पे कोई डाटा नहीं है, ये लो, ये क्या है बेटा, रिक्त समुच्चय। ये क्या हो गया, रिक्त समुच्चय, यानी कोई अवयव नहीं, अवयवों की संख्या शून्य, कोई अवयव नहीं, तो वो क्या कहलाएगा, रिक्त समुच्चय। क्या होगा, रिक्त समुच्चय। इसको प्रदर्शित किससे करते हैं बेटा, तो रिक्त समुच्चय को प्रदर्शित करते हैं सीधे ऐसे या फाई से, या ओ को पेट से फाड़ दो, ओ को पेट से फाड़ दो तो उसे ही हम क्या कह देते हैं, रिक्त समुच्चय। इसी का नाम है फाई। क्या है, फाई। कुछ लोग पहली बार सुन रहे होंगे, फाई, ठीक है। तो हम कहते हैं इसको रिक्त समुच्चय। क्या कहते हैं बेटा, रिक्त समुच्चय, यानी जिसमें हम एक पॉइंट और कह सकते हैं, क्या, एकदम सिंपल सी बात कर रहे हैं, अवयवों की संख्या शून्य हो, यानी, और दूसरी बात पॉइंट नोट करके लिख लो, ये बात ना समझ में आई हो तो और समझ लो, कोई अवयव उपस्थित ना हो, ऐसा समुच्चय जिसमें कोई अवयव उपस्थित ना हो, उसे हम क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, रिक्त समुच्चय। क्या कहते हैं, रिक्त समुच्चय। चलो भैया रिक्त तो आ गया। ठीक है, आप लोग को वीडियो कैसा लगा भाई, अपना प्यारा कमेंट छाप दीजिएगा, ठीक है, प्यारे कमेंट्स छाप दीजिएगा अपने प्यारे नन्हे हाथों से, ठीक। अब देखो समुच्चय के प्रकार में बेटा अगला समुच्चय है एकल समुच्चय। कौन है, एकल समुच्चय। ये देखो आ गया, ए अकेले थकेले, ये वही है। कौन है, अकेले थकेले, दुनिया का अकेला थकेला। समझ में आ रही है, जैसे तुम, कुछ के तो 20 होंगे, ठीक है, तो वो क्या है, अकेले थकेले नहीं है, अकेले थकेले होने का नाटक है उनके पास। तो एकल समुच्चय अंग्रेजी में क्या कहते हैं बेटा, सिंगलटन सेट, सिंगलटन सही है, देख लेना बेटा, स्पेलिंग अगर गलत हो तो भूल चूक माफ करना, ठीक है, सिंगलटन सेट। अब देखो एकल समुच्चय, अब इसकी परिभाषा क्या है बेटा, इसकी परिभाषा क्या है सर, जल्दी बताइए। तो इसकी परिभाषा है, ठीक है, ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या क्या हो, एक हो, सिंगल हो, क्या हो, सिंगल। आजकल कोई सिंगल है हमारे जैसे लोग, ठीक। तो परिभाषा क्या है बेटा, ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या केवल एक हो, वो क्या कहलाता है बेटा, एकल समुच्चय कहलाता है। क्या कहलाता है, एकल समुच्चय कहलाता है, ठीक है। अब मेरी बात समझिए, ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या केवल एक हो, वो क्या कहलाता है, एकल समुच्चय कहलाता है। यानी जैसे भैया, जैसे बताइए सर, जैसे, ठीक है, जैसे मान लेते हैं कोई एक सेट ए है जिसमें क्या है, केवल एक ही है, ये लो, ये हो गया बेचारा क्या हो गया, सिंगल सेट, यानी सिंगलटन सेट हो गया, एकल समुच्चय। या इसको हम ये भी कह सकते हैं, अब तो ये हो गया रोस्टर फॉर्म में, लेकिन इसको सारणीबद्ध में लिख के दिखाते हैं, या, ठीक है, एक्स सच दैट एक्स, जहां
x एक सम अभाज्य संख्या है, सम अभाज्य संख्या है, वो क्या कहलाता है बेटा? सिंगलटन सेट। अब देखो सम अभाज्य संख्या क्या है? केवल दो। ये लिख गया इसी का, ये हो गया समुच्चय निर्माण विधि, ये हो गया रोस्टर रूप। समझ में आ गई बात? यही सब यूज है, ठीक है। ये हो गया बेटा सिंगलटन सेट, ये क्या हो गया? सिंगलटन सेट, ठीक है। अब हम बात करेंगे बेटा, ठीक है, अब हम अगले टाइप की बात करेंगे, ठीक, अगले टाइप की बात करेंगे, अगले टाइप की हम बात करेंगे। मज़ा आ रहा होगा बेटा तो दबा के लाइक करिए, दबा के शेयर करिए, दोस्तों के साथ बांट दीजिए, भंडारा कर दीजिए इसका, ठीक है। 2 मिनट ब्रेक, जस्ट आता हूँ मैं पानी पी के। चलो ठीक है, ब्रेक आप लोगों का ख़त्म, ठीक है। अब हम लोग बेटा अगले टाइप की बात करेंगे, ठीक है। हमने किसकी बात कर लिया? रिक्त समुच्चय। हमने बात कर लिया सिंगलटन सेट की, यानी एकल समुच्चय की बात कर लिया। रिक्त समुच्चय क्या बताया बेटा मैंने? जिसमें अवयव संख्या शून्य हो। सिंगलटन यानी एकक समुच्चय के बारे में बात, एकल समुच्चय के बारे में मैंने बताया कि जिसमें, इसमें क्या होता है बेटा? अवयव संख्या केवल एक होती है, वो क्या कहलाता है? एकल समुच्चय। अब हम बात करते हैं बेटा अगला 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 सेट है हमारा परिमित समुच्चय। क्या है बेटा? परिमित समुच्चय। समुच्चय इसमें क्या होता है बेटा? परिमित समुच्चय यानी फाइनिट सेट, देख लेना, फाइनाइट सेट, फाइनाइट, हाँ फाइनाइट सेट होता है, ठीक है। यानी इसमें क्या होता है बेटा? इसकी परिभाषा क्या होगी? यानी ऐसा समुच्चय का समूह जिसमें अवयवों की संख्या को हम क्या कर सकते हैं? काउंट कर सकते हैं। यानी ऐसा समुच्चय का समूह जो क्या हो? काउंटेबल हो, यानी जिसको हम गिन सकते हैं। ऐसा समुच्चय जिसको गिना जा सके, उसे हम क्या कहेंगे बेटा? परिमित समुच्चय। क्या कहेंगे? परिमित समुच्चय कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा? परिमित समुच्चय बोलेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या होगा बेटा? जैसे मान लेते हैं कोई एक सेट ए है और जिसमें अंग्रेजी वर्णमाला के समूहों को रखा गया है, यानी ए, ई, आई, ओ, यू, ठीक है। ये हो गया क्या? परिमित समुच्चय। इसमें अवयव संख्या क्या है बेटा? 5 है। अवयव संख्या क्या है बेटा? 5 है। अरे सर बार बार वही अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर घिस गए हम इसको, तो लिख लो प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। ये लो, बदल गया एग्जाम्पल, आपने डिमांड की, हमने बदल गया। मान लो एक सेट बी है और हमने उसको लिख दिया भाई, प्रथम 5 अभाज्य संख्याएं 2, 3, 5, 7, 9 नहीं होता है, 11 होता है गधों, ठीक है। ये क्या हो गया? प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का समुच्चय हो गया, ठीक है। अब इसमें क्या होता है? अवयव संख्या गिन सकते हैं, ठीक है। अवयव संख्या गिन सकते हैं, ठीक है, उसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। हमने बात कर लिया भैया परिमित समुच्चय की। क्या किसकी बात कर लिया? परिमित समुच्चय की। अब हम लोग बात करेंगे अगले समुच्चय के प्रकार को। किसको बात करेंगे? अगले समुच्चय के प्रकार को। अगला समुच्चय है भैया हमारा, अगला समुच्चय है हमारा कौन सा? चौथा हमारा समुच्चय है अपरिमित समुच्चय। अपरिमित समुच्चय, ठीक है। अपरिमित समुच्चय किसे कहते हैं बेटा? अपरिमित समुच्चय परिभाषा क्या होगी? यानी ऐसा समुच्चय का समूह जिसको हम क्या ना कर सके? गिन ना सकें। जिसको हम क्या ना कर सके? गिन ना सकें। यानी समुच्चय का ऐसा समूह जिसको गिना ना जा सके, वो क्या कहलाएगा? अपरिमित समुच्चय कहलाएगा। वेरी गुड। ऐसा देखो, मैं लिख रहा हूं तो तुम्हें भी लिखना पड़ेगा। ऐसा समुच्चय का समूह जिसके अवयवों को गिना जा
सके, गिना जा सके। क्या कहलाता है बेटा? अपरिमित समुच्चय कहलाता है। क्या कहलाता है? अपरिमित समुच्चय कहलाता है। अरे सर एग्जाम्पल समझाओ, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, क्या है? ठीक, हम बताते हैं। हम लिखते हैं प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। ठीक है बेटा, लिख दिया। भैया सर एक नाम का कोई सेट है जिसके अंदर प्राकृतिक संख्याएं डाली गई हैं, 1 2 3 4 5 6 7 डैश डैश डैश, पता नहीं कहाँ तक, अनंत तक। कहाँ तक? अनंत तक। ठीक है बेटा, सॉरी। तो हम ये बता दिए प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। अब मान लो कोई ये एक सेट है, ठीक है। अब मान लेते हैं कोई एक सेट ए है जो इस प्रकार है, x सच दैट x जहाँ 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 2x ये है, ठीक है। इसको हम क्या कहेंगे? अपरिमित समुच्चय कहेंगे। कैसे समझेंगे? x का मान 2 से बड़ा चाहिए और 3 से छोटा। x का मान 2 से बड़ा चाहिए और 3 से छोटा। इसके बीच में कितनी समुच्चय होंगे? तो भैया अनंत होंगे। क्यों भैया? दो रेशनल के बीच में, यानी दो परिमेय संख्याओं के बीच में एक अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। क्या होती हैं? कक्षा 9 में बताया गया ना, दो अपरिमेय संख्याओं के बीच में कितनी होती है? अनंत, यानी जिसको हम गिन नहीं सकते। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? अनंत अपरिमित समुच्चय। ठीक है, जिसके अवयवों को हम काउंट ना कर सकें उसको क्या कहते हैं? अपरिमित समुच्चय। क्या कहते हैं बेटा? अपरिमित समुच्चय कहते हैं। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। ये हो गया बेटा, ठीक है। अब हम बात करेंगे एक और है पॉइंट, उसको देख लो बेटा। ठीक है, एक पॉइंट और है, उसको देख लो जरा। एक पॉइंट है बेटा, थोड़ा सा इसको समझ लो। कार्डिनल संख्या। क्या है बेटा? कार्डिनल संख्या। अंग्रेजी में इसको सीधे सीधे कहते हैं कार्डिनल नंबर। क्या होता है बेटा? यानी समुच्चय के अंदर उपस्थित अवयवों की संख्या को, ठीक है, समुच्चय के अंदर उपस्थित अवयवों की संख्या को क्या कहते हैं? कार्डिनल संख्या। इसमें हम सीधे सीधे लिख देंगे समुच्चय के अंदर उपस्थित समुच्चय के अंदर उपस्थित अवयवों की संख्या क्या कहलाती है बेटा? कार्डिनल संख्या कहलाती है। कार्डिनल संख्या कहलाती है। कार्डिनल संख्या कहलाती, ठीक है बेटा, कार्डिनल संख्या कहलाती है। इसको डिनोट किससे करते हैं बेटा? तो इसको हमेशा लिखते हैं एन ए से। किससे लिखते हैं? एन ए से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं बेटा? एन ए से, या कभी कभी इसको ओ ए से भी प्रदर्शित कर देते हैं बेटा, ऐसे। ठीक है, एन ए से या ओ ए से प्रदर्शित कर देते हैं कार्डिनल संख्या को। कुछ नहीं है, कोई बवाल नहीं है। कार्डिनल संख्या सिर्फ अवयवों की संख्या को रिप्रेजेंट करता है। ठीक, एकदम छोटी सी बात। जैसे मान लो ये कोई सेट ए है और हम इसके अवयवों की संख्या लिखना चाह रहे हैं भैया, तो हमने इसके कार्डिनल संख्या, हमसे कोई पूछा तो हमने बता दिया सिंपल से 1 2 3 4 5 6 7, तो एन ए हो गया 7। बस, और कोई बात नहीं है, और कोई बात नहीं है। ठीक है, कार्डिनल संख्या बहुत अच्छे समझ में आ गया सर। आगे बढ़िए सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, जो आ गया। ठीक है, तो अब हम देखते हैं बेटा, अगला है हमारा, अगला समुच्चय का प्रकार है हमारा, 4 हो गए, 5वां। अब हमारा है बेटा समतुल्य समुच्चय। कौन सा है बेटा? समतुल्य समुच्चय। समतुल्य समुच्चय, ठीक है। क्या है बेटा? समतुल्य समुच्चय। समतुल्य समुच्चय में क्या होता है बेटा? ऐसा समुच्चय
यानी ऐसे दो समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या क्या हो, समान हो, अवयवों की संख्या समान हो, उसको हम कहते हैं बेटा समतुल्य समुच्चय। मान लेते हैं एक ए नाम का एग्जाम्पल समझते हैं सीधे सीधे, ठीक है। मान लो ए नाम का एक कोई सेट है जिसके अंदर अंग्रेजी के वर्णमाला के स्वर दिए हुए हैं, ए, ई, आई, ओ, यू, ठीक है। और दूसरा सेट है बी। अब उसके अंदर क्या है, 2, 3, 5, 6, ठीक है, 7, ये। अब इस दोनों समुच्चय में क्या है बेटा, देखो अंदर के अवयव नहीं समान है, अवयवों की संख्या समान है। यानी अगर हम यहाँ देखें तो भैया एन ए क्या है 5, और इसमें भी एन बी क्या है 5। तो इसका मतलब ये हुआ एन ए बराबर एन बी होना चाहिए, एन ए बराबर एन बी होना चाहिए। तो इसका मतलब वो क्या हो जाएगा, समतुल्य समुच्चय हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, समतुल्य समुच्चय। एकदम बेहतरीन, समझ में आया होगा, ठीक है। ना समझ में आए दोबारा सुनना, ठीक है, ना समझ में आए दोबारा समझना, फिर से समझ लो। अच्छा, समतुल्य समुच्चय किसके, ऐसे दो समुच्चयों का समूह जिसके अंदर अवयवों की संख्या समान हो, अवयवों की संख्या समान हो, ठीक है, वो क्या कहलाते हैं बेटा, समतुल्य समुच्चय कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, समतुल्य समुच्चय कहलाते हैं, ठीक है। अगले समुच्चय की बात करते हैं बेटा। चलो भैया अगले जल्दी 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 भाई जल्दी जल्दी, ठीक है। अगला समुच्चय है बेटा हमारा, ठीक है, देख लेना क्रम आगे पीछे हो सकता है। समान समुच्चय। क्या बेटा, समान समुच्चय, ठीक है, समान समुच्चय, इक्वल सेट, ठीक है, इक्वल सेट, ठीक है, समान समुच्चय। इसके क्या कहते हैं बेटा, ठीक है। समान समुच्चय के बारे में समझते हैं। यानी ऐसे दो सेट, यानी ऐसे दो समुच्चय जिनमें अवयवों की संख्या तो समान हो, यानी ऐसे दो समुच्चयों का समूह जिसमें अवयवों की संख्या तो समान हो, लेकिन साथ ही साथ उसके अंदर उपस्थित अवयव भी समान हो। अरे सर ये क्या बोल गए आप, मैं ये कह रहा हूँ ऐसे दो सेट लीजिए जिसके अंदर के अवयवों की संख्या भी समान हो और उनके अंदर जो अवयव उपस्थित हैं वो भी एक दूसरे के सेट से मिलते हों, वो क्या कहलाते हैं बेटा, समान समुच्चय कहलाते हैं। मेरी बात समझना। सर कुछ समझ में ना आया, फिर से समझ लो भैया। हमने ले लिया ए बी सी डी ई ले लिया, ठीक है। अब हमने दूसरा सेट बी ले लिया भैया, हमने दूसरा सेट बी ले लिया, ठीक है। इसको भी हमने ले लिया, सी डी ई बी ए ले लिया। अब बताओ ये समान समुच्चय है कि नहीं, बिल्कुल है सर। क्या समुच्चय में अवयवों की संख्या क्या हो गई, समान हो गई। समुच्चय में अवयवों की संख्या क्या हो गई बेटा, समान हो गई, ठीक है। समुच्चय में अवयवों की संख्या क्या हो गई, समान हो गई, ठीक है। अब इसमें देखो क्रम महत्वपूर्ण नहीं है बेटा, ठीक है। मैं इसके लिए सॉरी बोल रहा हूँ, लेकिन मुझे ये बात शुरुआत में ही बता देनी चाहिए। देखो समुच्चय में दो चीज़ ध्यान रखना बेटा। पहली बात तो रिपीटेशन नहीं होना चाहिए समुच्चय के अंदर, किसी भी डाटा का पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात किसी भी समुच्चय के अंदर रिपीटेशन यानी पुनरावृत्ति ना हो और उसका क्रम महत्व नहीं रखता है, उसका क्रम महत्व नहीं रखता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे एन निकालेंगे बेटा, तो एन कितना निकलेगा, एन निकलेगा 2 2 4 1 5। यहाँ से एन बी निकाले बेटा, तो एन बी भी निकला 5 और इसके अवयव भी समान, एक दूसरे के अवयव भी समान। तो ये क्या हो गया बेटा, हमारा समान समुच्चय हो गया, ठीक है। तो यहाँ तक आशा करता हूँ आपको बात समझ में आई होगी, ठीक है। तो आप लोग इस वीडियो को देखिएगा बेटा, खूब अपना प्यार दीजिएगा, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुँचाइएगा, ठीक है। और कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट्स में करिएगा, ठीक है। और बहुत जल्द मैं आपका एक टेलीग्राम चैनल बनाऊंगा जिसमें एक डाउट ग्रुप होगा, ठीक है। आप उसमें मैथ से रिलेटेड संबंधित क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो उन सारी चीज़ों पे भी काम चलेगा। अभी बेटा थोड़ा वर्कलोड ज़्यादा है, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा मैनेज करिएगा, थोड़ा हम भी करेंगे। और कल हम यानी अगले वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में पूरी एक्सरसाइज यानी प्रश्नावली 1.1 NCERT का पूरा ख़त्म करेंगे बेटा, पूरा NCERT का 1.1 कोशिश करेंगे 1.2 एक वीडियो में देखेंगे।
ठीक है। आपको कोशिश आशा करता हूँ बेटा आपको ये बेसिक चीज़ें समझ में आई होंगी, ठीक है। अगर समझ में आया तो अपने दोस्तों के साथ खूब प्यार शेयर सब्सक्राइब कर दवाइएगा, ठीक है। जय हिंद मेरे प्यारे।